Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in the last lecture we have discussed about the three concepts of production, which is the total production, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिन प्रोडक्शन। तो मैंने अपने जब लेक्चर को लास्ट में फिनिश किया था तो मैंने ये बात की थी क्योंकि टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन, बिकॉज दीज थ्री आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, सो देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज three types of production. So in today's lecture we will discuss about the relationship between total production, average production and marginal production. For that we take the help of two things. First we make a table and then we make a diagram and then we correlate the table with the diagram and then find out the relationship between these three concepts of production. So how we can make the table or how we can make the diagram, let's see. So first of all we have to take the variable factor. Why? Because अगर हम बात करें कि जब भी हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं उसमें हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, as we have discussed in the last lecture that it is the change in total production with the application of one more factor of production. I am repeating my words. It is the change in total production with the application of one more factor of production. यानी आपको एक और factor of production जो है वो लगाना पड़ेगा. अब जो एक और factor of production लगेगा वो कौन सा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो variable factor ही हो सकता है जो आप एक और लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो fixed factor होता तो आप एक और लगा ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अगर आपने फिक्स फैक्टर एक और लगाया इसका मतलब वो तो फिक्स्ड रहा ही नहीं, तो फिर उसको फिक्स्ड क्यों बोलेंगे? तो एक और जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लग सकता है. नंबर 2, जब हम एवरेज प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी हम कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, नॉट द फिक्स्ड फैक्टर्स. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन लेबर ओनली एज द वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन इन दिस टेबल एंड इन द डायग्राम व्हिच वी आर गोइंग टू मेक. सो अगर हम यहाँ पर फिक्स फैक्टर लेना भी चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. पर आपको ध्यान एक बात का रखना है कि आपने जो फिक्स फैक्टर है उसमें किसी तरह का चेंज क्रिएट नहीं करना. सो लेट्स टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि लैंड इज आवर fixed factor and labor is a variable factor. So if land is fixed, then the amount of land remains fixed. For example, it is 10 acre. So it's fixed on 10 acre. Okay. Now we are going to calculate total production, average production, and marginal production. So these are the three types of production: TP, AP, MP. ओके. अब इसमें करना क्या है, आपने सिर्फ एक, ये जो मैं टेबल यहाँ पे बनाने वाला हूँ, आपने सिर्फ इस एक टेबल को जो है वो ध्यान से समझना है, क्योंकि यही एक टेबल ऐसा होगा जो पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे काम आएगा. इसके बाद हमने जितने भी कॉन्सेप्ट करने हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम सिर्फ एक यही टेबल यूज करेंगे. मतलब ये जो टेबल है ये आपको एपी, एमपी और टीपी में रिलेशन भी बताएगा. इसी टेबल से हम लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और भी जितने भी हमें इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज दिखानी है सारी की सारी इसी एक टेबल से जो है वो हो जाएंगी. तो ये टेबल थोड़ा आप ध्यान से समझ लीजिएगा. अब इसके अंदर आपने ध्यान देना है कि जो लैंड है मैंने उसको फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मैं मान के चल रहा हूं, तो उसमें मैं कोई चेंज नहीं करूंगा. इसलिए मैंने लैंड को 10 एकड़ पे जो है वो फिक्स कर दिया. ओके. नाउ अब मैंने क्या किया, सबसे पहले वन लेबर उसके ऊपर लगाया. ठीक है. अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना सीख गए तो उससे टोटल और एवरेज जो है वो कैलकुलेट अपने आप हो जाएगी. कैसे हो जाएगी, ये हम जब टेबल बनाएंगे तो आप उससे से क्लियर हो जाएगा. आई एम telling you the one of the most simplest method of making this table, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब हम बाद में लाभ वेरिएबल प्रोपोर्शन करते हैं या जो हम
रिलेशनशिप एपी, एमपी और टीपी में दिखाना चाहते हैं वो कई बार स्टूडेंट्स टेबल उस तरह से नहीं बना पाते, तो जब वो उस टेबल को एक्सप्लेन करते हैं तो जो रिलेशनशिप उनको रिक्वायर्ड होते हैं कि लो जी टीपी अगर इतना है तो एमपी इतना होगा, अगर एमपी इतना है तो एपी इतना होगा, वो जो रिलेशनशिप है वो उससे निकल नहीं पाता, वो उस टेबल से बन नहीं पाता। तो इसलिए हमने टेबल इस तरह से बनाना है कि जितने भी तरह का रिलेशन टीपी, एपी और एमपी के बीच में होता है वो सारे के सारे रिलेशन जो है वो आपका टेबल आपको दिखाए। आपको कोई भी रिलेशन जो है वो लर्न करने की जरूरत ना पड़े, आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए। अगर आपको वो टेबल बनाना आ गया तो आपको कोई भी रिलेशन जो है वो लर्न नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ टेबल बनाएंगे, वो टेबल खुद आपको सारे के सारे रिलेशनशिप जो है वो खुद एक्सप्लेन करके देगा। तो द टेबल इस तरह से बनाना चाहिए दैट द टेबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब वो जो टेबल है वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करे। तो हम वैसे ही जो है इसको बनाने वाले हैं। कैसे बनेगा हम इसको एक एक करके जो है वो समझते हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। ओके, तो मैं थोड़ी बीच में लाइन लगा देता हूं ताकि आपको टेबल जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और किसी भी तरह का डाउट जो है वो टेबल बनाने के अंदर ना रहे। अगर आपको ये टेबल क्लियर होगा तो इसकी डायग्राम बनानी आपके लिए और भी इजी जो है वो हो जाएगी। तो हम एक एक करके ये चीजों को क्लियर करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्योंकि मैं सबसे पहले बनाने वाला हूं तो आपको मार्जिनल प्रोडक्शन का मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन is the change in total production when one more unit of the variable factor is employed। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट लेबर जो है हमने उसको काम पे लगा दिया। अब सोच के देखो कि आपके पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है। अपने आप को एक फार्मर के तौर पे जो है वो अज्यूम कीजिए और ये सोचो कि आपके पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है और उसके ऊपर सिर्फ एक लेबर जो है वो काम कर रहा है। तो क्या होगा, अब वो लेबर जो है वो तो बहुत कम है, एक लेबर सिर्फ और 10 एकड़ ऑफ लैंड वो हैंडल कैसे करेगा। तो जितनी उसकी एबिलिटी होगी वो अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आई एम अ लेक्चरर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक, मैं स्कूल में गया, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ानी है, आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ानी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़ानी है, आपको हिंदी भी पढ़ानी है, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो क्या होगा, माय एक्सपर्टाइज इज इन इकोनॉमिक्स। तो अब अगर मुझे सारा काम दे दिया जाएगा तो मैं किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो जितनी मेरी एफिशिएंसी होगी इकोनॉमिक्स पढ़ाने की वो एफिशिएंसी बाहर नहीं आ पाएगी। मतलब जितनी मेरी एबिलिटीज होंगी मैं उस एबिलिटी को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जितनी प्रोडक्शन करके दे सकता था, जितना काम करके दे सकता था, मैं उतना काम नहीं करके दे पाऊंगा। तो क्या होगा, अगर आप फर्स्ट लेबर लगाते हो तो आपको सिर्फ 1 यूनिट की प्रोडक्शन जो है वो करके दे सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो वेरिएबल फैक्टर है जो कि लेबर है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करके जो है वो दे रहा है। अब क्या हुआ, अब प्रोड्यूसर को लगा कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो रही है। उसको समझ में आया कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम इसलिए हो रही है क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है, जो वेरिएबल फैक्टर है वो बहुत कम है। तो हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल फैक्टर जो है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। अब उसने क्या किया, लेबर जो है वो 1 की बजाय 2 कर दिए। अब सोचो कि फिक्स्ड फैक्टर उतना ही है, वो 10 एकड़ ऑफ लैंड ही है। अब उसके ऊपर पहले एक पर्सन सारा काम कर रहा था, जैसे मैं था, मैं सारे सब्जेक्ट्स अकेला पढ़ा रहा था। अब क्या हुआ, मेरे साथ एक टीचर और आ गया, ठीक। अब क्या होगा, अब मेरे ऊपर बर्डन जो है वो कम हो जाएगा बिकॉज नाउ वी आर एबल टू डिवाइड आवर वर्क इनटू वेरियस पार्ट्स। व्हाट इज दैट, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, जब एक काम को एक पर्सन नहीं करता, उस काम को बहुत सारे लोग आपस में डिवाइड कर देते हैं। सो नाउ द डिवीजन ऑफ लेबर बिकम्स पॉसिबल। सो क्या होगा, जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो हमें 2 काम करके देगा, ठीक हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि अब लोग 2 हो गए, ठीक है, काम आपस में बांट लिया, तो दूसरे पर्सन ने हमें 2 काम करके दिया। ध्यान इस बात का रखना है कि हम ये जो टेबल बना रहे हैं इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरी वेरिएबल
फैक्टर जो आप लगा रहे हैं वो क्या है, वो सारे के सारे इक्वली एफिशिएंट है, इक्वली एबल है, होमोजेनियस है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने सेकंड पर्सन लगाया उसने ज्यादा काम करके दिया तो जो सेकंड पर्सन है वो मेरे से ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। जब वो आया स्कूल के अंदर तो मैं ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था, जब वो आया तो हम दोनों में हमने 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो डिवाइड कर लिए, तो वो शुरू से ही क्या होगा, वो अपनी ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो दिखा पाएगा, क्योंकि पहले मेरी एफिशिएंसी बहुत कम थी क्योंकि मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ, अब वो आ गया, उसको शुरू से ही जो है वो 2 क्लासेस मिली, जिसका मतलब क्या होगा, वो शुरू से ही अपनी एफिशिएंसी ज्यादा दिखा पाएगा। तो उसने क्या काम करके दिया, उसने हमें 2 यूनिट्स काम करके दिया। हमने क्या किया, प्रोडक्शन और बढ़ानी थी। अब जो फिक्स फैक्टर है वो तो फिक्स है, उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। हमने क्या किया, जो वेरिएबल फैक्टर है उसको बढ़ा दिया, यानी अब हो गए 3 लोग। जो तीसरा पर्सन मैंने लगाया, अब क्या हुआ, अब काम और ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसने मुझे 3 जो है यूनिट्स काम करके दिया। फिर मैंने एक और पर्सन काम पे लगा दिया, ठीक है, उसने मुझे 4 काम करके दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या चल रहा है कि एवरी एक्स्ट्रा जो वर्कर मैं लगा रहा हूँ, एवरी एक्स्ट्रा जो मैं वेरिएबल फैक्टर लगा रहा हूँ, वो मुझे पिछले वाले से ज्यादा काम करके दे रहा है। क्यों ज्यादा काम करके दे रहा है, पहले देखिए 10 एकड़ ऑफ लैंड थी, सिर्फ एक पर्सन काम कर रहा था, लैंड बहुत ज्यादा है, पर्सन बहुत कम है, तो अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा। हमने एक पर्सन और लगा दिया, अब दोनों ने आपस में काम जो है वो डिवाइड कर लिया, काम पहले से बेटर होना शुरू हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो हमें ज्यादा काम करके देगा। हमने एक पर्सन और काम पे लगा दिया, अब काम को और अच्छा डिवाइड करना पॉसिबल हो जाएगा, नेक्स्ट पर्सन और अच्छा काम करके देगा। जब एक पर्सन और लगाया तो अब फिर और काम अच्छा डिवाइड हो जाएगा, अगला पर्सन और ज्यादा काम करके देगा। मैंने एक पर्सन और लगा दिया, अब उसने भी मुझे 4 काम करके दिया। मैंने एक पर्सन और लगा दिया, उसने भी मुझे 4 काम करके दिया। मैंने एक पर्सन और लगा दिया, ठीक, अब उसने क्या किया, अब उसने मुझे 3 काम करके दिया। यानी अब देखिए क्या हुआ, पहले पहले जो मैं नेक्स्ट पर्सन काम पे लगा रहा था वो मुझे पिछले वाले से ज्यादा काम करके दे रहा था, मतलब उससे मुझे बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, क्यों हो रहा था, क्योंकि जो काम है वो प्रॉपर्ली डिवाइड होना शुरू हो गया, हर पर्सन को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम मिलना शुरू हो गया। कैसे, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको अगर याद हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टर्म यूज किया था, डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोड्यूसर जो है वो सारा का सारा काम एक ही लेबर से नहीं करवाता, वो क्या करता है, अपने उस काम को आगे कई लोगों के अंदर डिवाइड कर देता है। कैसे, अब सपोज करते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, सपोज कीजिए कि हमें ये डस्टर बनाना है, ठीक है। अब इस डस्टर के अंदर क्या है, एक ये प्लास्टिक का फ्रेम लगा हुआ है और इसके आगे ये फोम लगी हुई है, ओके, हमने इसको बनाना है, ठीक है। अब क्या हो, अगर मैं एक ही पर्सन को बोलूं कि आपने पूरा का पूरा डस्टर आपने ही बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो पहले ये इसका प्लास्टिक का फ्रेम बनाएगा, फिर उसके आगे ये फोम काटेगा, फिर इसको फिक्स करेगा, ऐसे प्रोडक्शन होगी। अगर मैं क्या करूं, अब मैं इसको डिवाइड कर दूं, एक पर्सन को मैं बोलूं कि आपने ये पूरा का पूरा डस्टर जो है वो आपने नहीं बनाना, ठीक है, आपने सिर्फ इसका ये प्लास्टिक का जो फ्रेम है वो बनाना है, आपका और कोई काम नहीं। दूसरे पर्सन को बोल दूं कि वो पर्सन जो है पहला वो प्लास्टिक का फ्रेम बना रहा है, आपने क्या करना है, आपने ये फोम बनानी है, ठीक है, इसके साइज की फॉर्म काटते रहिए, आपका और कोई काम नहीं। तीसरे पर्सन को बोल दूं कि पहला पर्सन जो है वो फ्रेम का बना रहा है, दूसरा पर्सन जो है वो फोम काट रहा है, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में फिक्स करना है, आपका और कोई काम नहीं। अब सोचो भी एक पर्सन जो है वो पूरा दिन बैठा सिर्फ यही फ्रेम बना रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, ठीक, एक पर्सन जो है वो सिर्फ फोम काटे जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा, तीसरा पर्सन जो है उसको फिक्स किए जा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। मतलब जो काम मैंने एक पर्सन से करवाना था वही काम मैंने 3 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया। अब एक पर्सन जो सारा दिन बैठा ये फ्रेम बना रहा है, सोचो उसकी फ्रेम बनाने की जो स्पीड है, जो उसकी एक्सपर्टाइज है वो कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सारा दिन उसने एक ही काम करना है,
दूसरा नहीं करना, जब हम काम को डिफरेंट लोगों के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो उससे यही इफेक्ट पड़ता है कि हर एक पर्सन अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। क्या होगा, काम अच्छा डिवाइड होना जो है वो शुरू हो जाएगा और हर एक पर्सन की एबिलिटी बढ़ेगी और वो हमें पहले से ज्यादा काम जो है वो करके देगा। अगर हम इस टेबल को फिर से देखें, जब पहले एक पर्सन काम पे लगा हुआ था, उस सारा का सारा काम जो है वो उसी को करना पड़ता था, तो क्या हुआ, एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा। जब दो लोग हुए, आपस में काम डिवाइड कर लिया, थोड़ा काम एक कर रहा है, थोड़ा काम एक कर रहा है, तो जो सेकंड पर्सन होगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब तीन हो गए, काम और अच्छा डिवाइड होना शुरू हो गया, चार हुए, काम और अच्छा डिवाइड होना शुरू हो गया, पांच में भी अच्छा हुआ, छह में भी अच्छा हुआ, यहां तक तो काम सही चल रहा है। अब जब मैंने सेवेंथ पर्सन को काम पे लगाया, उसने मुझे पहले से कम काम करके दिया, ये क्यों हुआ? अब क्या होता है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या होता है, हमें ना आमतौर पर एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई जाती है विच इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मतलब ये ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जिसके अंदर एक पर्सन आपको दिखाई देगा कि वो काम कर रहा है पर एक्चुअली वो काम नहीं कर रहा होता। कैसे? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम होती है कि रूरल एरिया के अंदर एक ही फैमिली के सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, यानी फादर भी एग्रीकल्चर कर रहा है, उसके आगे बेटे भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके आगे जो जनरेशन है वो भी उसी लैंड पे लगी हुई है। अब उतनी लोगों की जरूरत तो होती नहीं है, मतलब क्या होगा, अब सारे वो दिखाने के लिए काम कर रहे होते हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं पर अगर उनमें से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी काम को करने के लिए जो है, अगर मान लीजिए कि दो लोगों की जरूरत है, आपने उसमें चार लोग लगाए हुए हैं, तब जरूरत तो दो लोगों की है, अब लगाए चारों हैं, अब दिखाई दे रहा है कि चार लोग काम कर रहे हैं पर जरूरत कितने लोगों की है, दो लोगों की। अगर आप उन दो जो एक्स्ट्रा पीपल हैं उनको आप बाहर भी निकाल देंगे तो भी टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहूंगा दे आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड, मतलब दिखाई नहीं दे रहे पर वो अनएम्प्लॉयड है। तो क्या होगा, जब मैं 6 पर्सन लगाऊंगा तो वहां पर काम बड़ा अच्छा डिवाइड होगा। जब मैं ज्यादा लगा दूंगा, अब क्या होगा, जो मेरा फिक्स फैक्टर है यानी कि जो लैंड है उसके ऊपर 7 लोगों की जरूरत नहीं है, तो जरूरत 6 लोगों की है, 7वां लगा दिया। अब क्या होगा, उसके करने के लिए उतना काम जो है वो नहीं रहेगा। अब वो काम कर सकता है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जितना भी वेरिएबल फैक्टर मैं लगा रहा हूं, ये सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर जो हैं वो क्या है, वो इक्वली एफिशिएंट हैं। पर इसमें अब उसने मुझे 3 काम कम करके क्यों दिया, क्योंकि अब जब ये पर्सन आया इसके लिए उतना काम ही नहीं बचा, ये एफिशिएंट था, काम कर सकता था, पर जब काम बचा ही नहीं उतना तो करेगा कहां से, तो इसने मुझे 3 यूनिट्स जो है वो बना के दिए। मैंने एक पर्सन और लगा दिया, उसने मुझे 2 काम करके दिया, ठीक है, पर उसके लिए और कम काम बचा, मैंने एक पर्सन और लगा दिया, उसने मुझे 1 यूनिट बना के दिया, क्योंकि उसके लिए और कम काम बचा, मैंने एक पर्सन और लगा दिया, उसने मुझे कोई काम जो है वो नहीं करके दिया। मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पर्सन कौन है, ये डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड पर्सन है जो कोई काम नहीं कर रहा। अगर अब मैं इसको 10 पे ही फिक्स रखूं, अब यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ा दूं, अब क्या होगा, जो अगला पर्सन आएगा वो काम करेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो पहले से होने वाले काम को खराब करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी काम के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग जो है लगा देते हैं तो क्या होता है कि वो जो एक्स्ट्रा पीपल लगाए होते हैं वो काम नहीं करते, बल्कि जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, इंग्लिश के अंदर एक कोट आती है, उसको कहते हैं द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेनी मींस रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नन। बहुत लोगों की रिस्पांसिबिलिटी मतलब किसी की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं, वो कहेगा वो करेगा, वो कहेगा वो करेगा, वो कहेगा वो करेगा, करेगा कोई भी नहीं, बल्कि क्या करेंगे, काम को खराब करना जो है वो शुरू कर देंगे। आप अपने आप पे एग्जांपल लगा के देख लीजिए, आपने अगर कोई काम करना है या मैंने कोई काम करना है, अगर मुझे पता है ये काम मैंने ही करना है तो मैं उसको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कर लूंगा। पर अगर मेरे साथ 4 लोग लगाए होंगे तो क्या होगा, वो अपने व्यूज देगा,
वो अपने व्यूज देगा, वो अपने व्यूज देगा, काम होगा ही नहीं बल्कि काम पहले से खराब होंगे। तो क्या होगा, आप माइनस के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आपने 1% और काम पे लगा दिया तो क्या होगा, आपके जो नेगेटिव सेगमेंट है वो पहले से बढ़ भी सकता है। तो अब इसके आगे आपको नेगेटिव ही मिलना है, तो इसके आगे हमें जाने का कोई फायदा जो है वो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जाके हम अपना टेबल जो है उसको हम बंद कर देते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने सबसे पहले जो है वो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसी मार्जिनल प्रोडक्शन से आगे टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब सोचिए, अब पहला पर्सन हमने काम पे लगाया, अब आपने इस मार्जिनल प्रोडक्शन को ध्यान से समझ लेना है। फिर पहले आपने क्या करना है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। क्यों, जैसे जैसे शुरू में काम शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो फिक्स फैक्टर है वो कम होगा, जो वेरिएबल फैक्टर है जो फिक्स फैक्टर है वो ज्यादा होगा, जो वेरिएबल फैक्टर है वो कम होगा। तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो फिक्स फैक्टर को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर बहुत ज्यादा है, वेरिएबल फैक्टर बहुत कम है। एक लेबर है, 10 एकड़ ऑफ लैंड है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा, आपको कम काम करके देगा। जैसे सेकंड पर्सन आ जाएगा, जो फिक्स फैक्टर है जो कि हमारा लैंड है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी तो अगले की मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। 3 हो गई तो और अच्छा यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन और बढ़ेगी। एक और लगा देंगे और अच्छा यूटिलाइज होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन और बढ़ेगी। तो क्या होगा, शुरू में आपने मार्जिनल प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है। 1 2 3 4, बस बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, अब आपने देखा लास्ट वाले ने कितना काम किया, 4, एक और लगा दिया उसने भी 4 किया, एक और लगा दिया उसने भी 4 किया। मतलब ये 3 लोग जो हैं वो हमें बराबर काम करके जो है वो दे रहे हैं। अब अगर हम अगला लगाते हैं, अब उसके लिए उतना काम नहीं बचेगा, क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल करेगी। 3 2 1, अब आपने डिक्रीज कराना है, 3 2 1 0, उसके बाद -1 -2। अगर आपने ये कॉलम बना दिया, बाकी कॉलम अपने आप बन जाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ आपने मार्जिनल प्रोडक्शन सीखनी है। 1 2 3 4 4 4 3 2 1 0 -1 -2। पहले मार्जिनल प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है, यानी ये शो करना है कि एवरी नेक्स्ट पर्सन ज्यादा काम करके दे रहा है। फिर उसको कांस्टेंट करना है, ये दिखाना है कि एवरी नेक्स्ट पर्सन सेम काम करके दे रहा है। फिर उसको डिक्रीज कराना है, 0 तक आ जाए, उसके बाद -1 और -2 पे चले जाना है। इतना काम आपने करना है, उसके बाद बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। कैसे, अब सोचो कि आपने फर्स्ट पर्सन जो है उसको काम पे लगाया, उसने आपको 1 यूनिट प्रोड्यूस करके दिया, मार्जिनल प्रोडक्शन 1 है। अब फर्स्ट पर्सन लगाया, उसने 1 यूनिट बना के दिया, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, 1 की। ठीक हो गया। अब जो आपने सेकंड पर्सन काम पे लगाया, ठीक है, उसने आपको 2 काम करके दिया। अब ध्यान से देखो, सेकंड की मार्जिनल प्रोडक्शन 2 है, इसका मतलब अब हमने मार्जिनल प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या की थी, जब आपने एक पर्सन और काम पे लगाया तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, दैट इज मार्जिनल ना। तो मार्जिनल 2 है, इसका मतलब वो कहता है कि सेकंड पर्सन की मार्जिनल प्रोडक्शन 2 है, मतलब जब सेकंड पर्सन आया उसके करके टोटल प्रोडक्शन में 2 का चेंज आया, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल कितना, 2, इसका मतलब टोटल में कितना चेंज लाना है, 2। अब 1 तो ऑलरेडी है, 2 का चेंज लेके आना है, तो कितनी हो जाएगी, 3। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझना चाहते तो इसका एक और मेथड भी है, आप उससे भी इसको समझ सकते हैं। कि सोचो, आपने फर्स्ट पर्सन काम पे लगाया, उसने आपको 1 यूनिट बना के दिया। आपने सेकंड पर्सन काम पे लगाया, उसने आपको 2 काम करके दिया। अब सोचो, अब अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो जो फर्स्ट पर्सन था, ठीक है, उसने आपको 1 यूनिट बना के दिया, सेकंड पर्सन ने आपको 2 बना के दिया, क्योंकि सेकंड का मार्जिनल 2 है। अब मैं बोलूं कि अब फर्स्ट ने 1 बनाया, सेकंड ने 2 बनाया, तो दोनों ने कितना बनाया, तो दोनों ने कितना बनाया, 3। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई, 3। ध्यान से समझिए,
पहला पर्सन 1 यूनिट बना रहा है, आप अपने आप पे लगा के देख लीजिए, आप दो फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाइए, फर्स्ट फ्रेंड जो है वो 1 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा है, फिर सेकंड आ गया, उसने 2 यूनिट की प्रोडक्शन की, फर्स्ट ने 1 सेकंड ने 2, तो फिर आप दोनों ने कितनी की, एक ने 1 बनाया, दूसरे ने 2 बनाए, तो दोनों ने कितने बनाए 3, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 3। अब जब आपने थर्ड पर्सन काम पे लगाया, थर्ड पर्सन ने आपको 3 यूनिट्स बना के दिए, अब देखो ऑलरेडी 2 पर्सन जो है फर्स्ट 1 बना रहा है, सेकंड 2 बना रहा है, इसका मतलब 1 + 2 दो लोग कितने बना रहे हैं 3, क्योंकि जब हम टोटल प्रोडक्शन निकालते हैं हम सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हमारे पास हैं हम सभी की प्रोडक्शन का ऐड कर देते हैं, तो दोनों ने कितना बनाया 3। अब इसके बाद क्या हो गया, थर्ड पर्सन आ गया, जो थर्ड पर्सन था उसने मुझे 3 प्रोडक्शन करके दी, अब मैं पूछूं कि 3 ने कितना काम किया, 1 + 2 + 3 कितना हुआ 1 + 2, ऑलरेडी 3 कर रहे थे, थर्ड भी आ गया, तो अब कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाना है 6, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोचो, अब आप 3 दोस्त हो गए, फर्स्ट फ्रेंड ने 1 प्रोडक्शन, सेकंड फ्रेंड ने 2 प्रोडक्शन, थर्ड फ्रेंड ने 3 प्रोडक्शन, तो तीनों ने कितनी करी 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। ओके, देखो अब देखो, अब आपका फोर्थ फ्रेंड आ गया, फोर्थ फ्रेंड ने आपके लिए 4 प्रोडक्शन करी, अब ऑलरेडी आप 3 फ्रेंड जो हैं वो 6 प्रोडक्शन कर रहे थे, फोर्थ आ गया, उसने आपको 4 प्रोडक्शन करके दी, अब चौथा कितना हो गया, अब देखो ऑलरेडी 1 + 2 + 3 कितना बना है 6, अब आ गया फोर्थ ने कितनी प्रोडक्शन करी 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया 10, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी 10। ओके, अब फिफ्थ पर्सन आ गया, अब फिफ्थ पर्सन ने आपको कितनी प्रोडक्शन करके दी 4, अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, तो ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 6 पर्सन ने आपको 4 प्रोडक्शन करके दी, इसका मतलब अब 6 लोगों की कितनी हो गई 18, 7th ने 3, अब देखो 6 लोग ऑलरेडी 18 प्रोडक्शन कर रहे हैं, 7th आया उसने 3 यूनिट्स और बना दिए, तो 7 लोगों ने कितनी प्रोडक्शन की 21। ओके, अब 8th आ गया, उसने 2 और प्रोडक्शन कर दी, अब 8 की कितनी हो गई 23। 9th आया, उसने 1 आउटपुट प्रोड्यूस करके दी, तो अब कितनी हो गई 24। 10th ने कोई काम नहीं किया, तो अब ऑलरेडी आप सोचो 9 पर्सन 24 प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10th कोई काम नहीं कर रहा, तो 10th की प्रोडक्शन भी कितनी होगी 24। ठीक, अब 11th पर्सन आ गया, उसने क्या किया, काम करने की बजाय काम को खराब करना शुरू कर दिया। चेक कीजिए, अब यहाँ पर मैंने कहा था कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, इट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पे कितना है मार्जिनल, कितना है 0। मार्जिनल क्या होता है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। व्हाट इज द चेंज, चेंज इज 0, वो कहता है चेंज 0 है, इसका मतलब चेंज है ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी टोटल प्रोडक्शन सेम रहेगी। नाउ मार्जिनल इज -1, नाउ द चेंज इन टोटल इज -1, इसका मतलब टोटल में क्या होगा माइनस होगा, तो 23 आ जाएगा। नाउ मार्जिनल इज -2 मींस चेंज इन टोटल इज -2, तो ऑलरेडी टोटल कितना है 23, अब इसमें -2 का चेंज लाना है तो कितना आ जाएगा 21, तो इससे आप टोटल प्रोडक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने रिलेशन निकाले हैं, एक रिलेशन ऑलरेडी बन गया कि अगर आप मार्जिनल प्रोडक्शन को ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगी। जैसे हमने कहा था कि अब मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्शन n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1 करेंगे तो क्या आएगा मार्जिनल, मतलब टोटल को माइनस करेंगे तो मार्जिनल आएगा, उल्टा पकड़ लीजिए मार्जिनल को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। तो हमने मार्जिनल को प्लस करते रहे तो टोटल आ गया। अब सोचो अगर आपको सीधा इसको बनाना पड़ता 1 3 6 10 14 18 21 23 24 24 23 21, अब आपके लिए इतनी वैल्यूज याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाता, तो बेटर ऑप्शन इज दिस कि आप पहले मार्जिनल बना लीजिए 1 2 3 4 4 4 3 2 1
0 -1 -2, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी टोटल प्रोडक्शन जो है वो अपने आप निकल जाएगी। अब हमने निकालना है एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? हमने जब डेफिनेशन की थी एवरेज प्रोडक्शन की, हमने कहा था कि एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। मैंने एवरेज का मीनिंग भी क्लियर किया था कि एवरेज में हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन हो रही होती है हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब ही ये होता है किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना जितने लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब देखो अब एवरेज कैसे निकलेगी उसका हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला भी किया था। फॉर्मूला क्या था? पहले वो फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने कहा था कि एवरेज प्रोडक्शन किसके बराबर है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब ध्यान देखो ये टोटल प्रोडक्शन का कॉलम आपके पास आ गया। अब वेरिएबल फैक्टर कौन सा है? यहाँ पे लेबर है। ध्यान रखना कि जब आपने एवरेज निकालनी है तो आपने टोटल प्रोडक्शन को लैंड के साथ डिवाइड नहीं करना, मतलब 1/10, 3/10, 6/10 ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब भी एवरेज निकलती है वो हमेशा वेरिएबल फैक्टर की निकलती है। तो टोटल प्रोडक्शन को L मींस लेबर, लेबर से आपने जो है वो डिवाइड करना है, तो उससे एवरेज जो है वो निकल जाएगी। मतलब हमने जितनी भी ये टोटल प्रोडक्शन होगी हम उसको सारे के सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनके अंदर हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर पाएंगे। तो पहले देखिए टोटल प्रोडक्शन हुई 1 यूनिट की, ठीक है। अब कितने लेबर लगे हुए हैं? 1, तो सारी की सारी उसी को ही मिलेगी, तो एवरेज कितनी आएगी? 1 डिवाइडेड बाय 1 नाउ 3 डिवाइडेड बाय 2। अब टोटल प्रोडक्शन हुई है 3, ठीक है। कितने लोगों ने की? 2, तो अब क्या होगा? 3/2, तो कितना आया? 1.5, तो यहाँ पे एवरेज कितना आ गया? 1.5, ठीक। अब टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? 6, कितने लोगों ने की? 3, तो 6/3, तो एवरेज कितना आ गया? 2, ये बन गया। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन हुई 10, कितने लोगों ने की? 4, तो 10/4, एवरेज कितनी निकल गई? 2.5। अब नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन 14, कितने लोगों ने की? 5, तो 14 डिवाइडेड बाय 5, 2.8। देन टोटल प्रोडक्शन 18, कितने लोगों ने की? 6, सो एवरेज इज 3। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन 21, कितने लोगों ने की? 7, तो 21/7 इट इज आल्सो 3। नेक्स्ट टोटल प्रोडक्शन 23, कितने लोगों ने की? 8, तो 23/8 इट इज इक्वल टू 2.875, so it is approximately 2.88, okay। next total production 24, कितने लोगों ने की? 9, तो 24/9, so it is 2.18, 16, 6, 7, so it is 2.67। then total production 24, कितने लोगों ने की? 10, तो 24/10 it is 2.40। next total production is 23, कितने लोगों ने की? 11, तो 23/11 it is 2.09, 2.09। then total production 21, कितने लोगों ने की? 12, तो 21/12 it is 1.99875, so approximately 1.88 is the answer, okay। so this is the average production and this is the marginal production। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे देखें, actually this is 8.7 something, it is 8.75, not 875, it is 8.75, okay। so अब अगर सोच के देखो, अगर आप सबसे पहले ये बना लेते, ये मैं यहाँ से एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो कि आप सबसे पहले अगर लैंड ले लेते एज अ फिक्स फैक्टर, देन आप लेबर ले लेते एज अ वेरिएबल फैक्टर, उसके बाद आप पहले टोटल बनाते, ठीक। फिर टोटल से
एवरेज निकालते, फिर टोटल से मार्जिनल निकालते, तो आपके लिए टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपको इतनी वैल्यूज जो है वो लर्न करनी पड़ती। अब आपको वैल्यूज लर्न नहीं करनी पड़ेगी, अब आपको सिर्फ मार्जिनल बनाना है। मार्जिनल बना के 1 2 3 4 4 4 3 2 1 0 -1 -2, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड। अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक, पहले ये बना लीजिए, उसके बाद मार्जिनल से टोटल बन जाएगा, मार्जिन को ऐड करते रहिए, टोटल प्रोडक्शन बन जाएगी, फिर टोटल प्रोडक्शन को जो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आपका टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि टेबल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ टू मेक अ टेबल दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो अब जो टेबल बनाते हैं या जो डायग्राम्स बनाते हैं, देयर इज ऑलवेज अ टेक्निक बिहाइंड देम, तो आपने वो टेक्निक सीखनी है, आपने अपने टेबल को सबसे सिंपल बनाना है कि आप कैसे सबसे सिंपल वे के अंदर अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। सो अगर आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको लर्न हो जाएगा। पहले मार्जिनल प्रोडक्शन को इंक्रीज कराना है, बाद में उसको कांस्टेंट करा दीजिएगा, बाद में उसको फॉल करा दीजिएगा, जीरो पे ले आइए, उसके बाद नेगेटिव में चले जाइए। बाकी अगर ये बन गया तो ये बाकी टोटल और एवरेज तो अपने आप ही बन जाएंगे। सो दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी टेबल की डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। अब वो रिलेशन भी जो है वो आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, ये टेबल ही अपने आप के अंदर सारे रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन करेगा, बिकॉज नाउ दिस टेबल इज व्हाट वी कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। So that will be discussed in our next lecture. Till then, it's goodbye from my side. All the best. Thank you very much.